वेरी वार्म वेलकम टू माय व्यूअर्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर 13 जो कि है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। तो आइए हम चलते हैं बहुत जल्दी अपने सफ़र पे और जल्दी से इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। सो आप इंटरेस्ट बनाए रखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। प्रावधान बता रहा है ये कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है उपराष्ट्रपति को लेकर। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद है। तो पहला किसका है? राष्ट्रपति महोदय का। वरीयता तालिका यानी कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में वह दूसरे स्थान पर है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अब है निर्वाचन। निर्वाचन क्या है? तो भारत के नागरिक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इनके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ध्यान रहे, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है? उसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ऐसा यूपीएससी 2013 में पूछा गया है, तो ध्यान रहे। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ध्यान रहे, विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब है निर्वाचन पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। अब है विवाद समाधान। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाती है और उसका निर्णय अंतिम होता है। यदि उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते हैं। ध्यान रहे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति के बारे में यूपीएससी में। ठीक है, अब है उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब है ध्यान दें, अब तक 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 4 उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, इनमें कौन है? तो इनमें पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका पीरियड था 1952 टू 1957। सेकंड हो गए हमारे मोहम्मद हिदायतुल्ला, और मैं इतना लिख नहीं पाऊंगी बट मैं बोल देती हूँ, मोहम्मद हिदायतुल्ला। एंड थर्ड वन गोपालास्वामी अयंगर, गोपालास्वामी अयंगर। एंड द फोर्थ वन शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा इज द फोर्थ वन। इनका पीरियड सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1952 से 1957, एम हिदायतुल्ला का 1979 एंड गोपाला स्वामी अयंगर का 1962 एंड शंकर दयाल शर्मा वॉज 1987। ओके, तो ये चारों जो थे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कम से कम 20 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में, एक सेकेंड, कम से कम 20 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में और 20 निर्वाचक अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। ठीक है, अब है पात्रता क्या है? पात्रता कह रहा है कि इसमें है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ध्यान रहे, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ठीक है, नेक्स्ट है कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। और ध्यान दें कि संघ के वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है, इसलिए वे उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अर्ह है, यानी कि क्वालिफाइड है। तो क्या कह रहा है कि संघ के वर्तमान जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं या किसी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए वे उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए क्वालिफाइड होते हैं। संविधान में लाभ के पद को सुस्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अब शपथ, शपथ के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 69।
शपथ राष्ट्रपति या उसकी ओर से इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। आपको मैं याद दिला दूँ, कितने पटाखे बस इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि शायद इंडिया मैच जीत चुकी है। जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो शायद इंडिया जो है मैच को जीत चुकी है, तो यहाँ काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है और बहुत सारे पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो लेट्स चलिए हम फ़िलहाल फोकस करते हैं इन चीज़ों पे। तो शपथ क्या है? 69। ओके, बोला शपथ राष्ट्रपति या उसकी ओर से इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, शपथ क्या है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा दिलाया जाता है। पद की शर्तें, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को रिक्त कर दिया है जिस तारीख को वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता हो। अब है परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां निर्धारित नहीं की गई हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं किया गया है बल्कि सभापति के तौर पर इसका बोल रहा है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल, कार्यकाल अनुच्छेद 67 बोल रहा है अवधि, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है उस तारीख से 5 वर्ष तक उसका क्या है? कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बने रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, पर उसने राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। अभी पद से हटाया जाना, इस हेतु औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है और उसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। ध्यान रहे, संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत होगी, लोकसभा में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित करती है तथा लोकसभा साधारण बहुमत से उस पर अपनी सहमति प्रदान करती है। ठीक है, तो राज्यसभा क्या होता है? प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित करती है और लोकसभा क्या करती है? अपनी सहमति प्रदान करती है साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, ऐसा कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्र संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है पद रिक्ति। रिक्ति का कारण क्या है? तो रिक्ति के कारण क्या हो सकते हैं? उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर, उनके त्यागपत्र पर रिक्ति हो जाएगी, उनके पद से हटाए जाने पर, उनके मृत्यु पर, और जब वह पद धारण करने के लिए अपने निर्हित हो जाता है या जब उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है। अभी कार्यकाल की समाप्ति पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। अभी त्यागपत्र, पदच्युति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारतीय और अमेरिकी, उससे पहले ऊपर दिया गया है अभिरस्ट, इसको देखते हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर बना रहता है। अब है शक्तियाँ। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अनुच्छेद 64 के तहत उसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है जो अमेरिकी विधायिका के ऊपरी सदन यानी सीनेट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। अब है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 यानी अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ठीक है, तो ये 65 कहता है। तो अब देखते हैं क्या है। जब राष्ट्रपति का पद
उनकी मृत्यु या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो तो अधिकतम केवल 6 महीने तक की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करना होता है। नेक्स्ट, जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति तब तक उसके कार्यों का निर्वहन करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद फिर से ग्रहण नहीं कर लेता। इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। उन कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा के कौन करते हैं? उपसभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है राज्यसभा के उपसभापति? तो भी वो है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ओके, तो वो करेंगे उस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस समय उपराष्ट्रपति का उपसभापति का जो पोजीशन है वो तो नहीं खाली रहेगा, तो उस दौरान कौन संभालेगा उसको? उप सभापति संभालेगा राज्यसभा का। ठीक है, सभापति के पद को। ओके, नेक्स्ट है अब भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना। ठीक है, बोल रहा है कि संविधान ने, वन सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, संविधान ने उपराष्ट्रपति को उस क्षमता के अनुरूप कोई महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपा है, अतः कुछ विद्वान इसे उनकी अनावश्यक महामहिमता यानी कि सुपरफ्लुअस हाइनेस के कहते हैं। यह पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से सृजित किया गया है। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसमें एक अंतर है। क्या अंतर है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच अंतर। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच अंतर। तो क्या है? संघीय कार्यकारिणी का हिस्सा। ठीक है, जबकि राज्यपाल क्या है? राज्य कार्यकारिणी का भाग। ओके, तो संघीय कार्यकारिणी में कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी शामिल हैं, जो कि अनुच्छेद 52 से 78 भाग 5 में वर्णित है। वहीं अगर और इनकी क्या भूमिका है? तो भारतीय राज्य के प्रमुख भारत के प्रथम नागरिक, एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक होते हैं। तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तथ्य: केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का भाग होता है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और महाधिवक्ता शामिल हैं। अनुच्छेद 153 से 167 तक भाग 6 में इनका वर्णन होता है। भूमिका: राज्य के मुख्य कार्यकारी और दोहरी भूमिका में होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रमुख और दूसरे क्या होते हैं? केंद्रीय सरकार के एजेंट। संवैधानिक प्रमुख कहाँ के? राज्य के। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक प्रमुख होते हैं और केंद्रीय सरकार के एजेंट होते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल 1947 से 1949 तक रही थी। ठीक है, अब है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या था कि वो राज्यसभा के चुने जाने के योग्य होने चाहिए। ठीक है, और कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वही राज्यपाल भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, अधिमानतः राज्य से बाहर का व्यक्ति हो। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं और क्या करते हैं? हमेशा इसका पालन नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं इनकी नियुक्ति से पहले, लेकिन हमेशा इसका पालन नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट, शपथ। भारत के
राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा होता है। कार्यालय की शर्तें क्या है? तो इसमें है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और कोई लाभ का पद नहीं होता है। वहीं राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश इन द्वारा इनका शपथ ग्रहण होता है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते और कोई लाभ का पद नहीं होता है। नेक्स्ट, अब है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित अन्य बातें, राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित। क्या है? कह रहा है कि परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्धारित होता है। इनकी परिलब्धियां, भत्ता और विशेषाधिकार कार्यालय के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता, यानी इनके कार्यकाल जो है उनके दौरान, पीरियड के दौरान इनको कम नहीं किया जा सकता। आपराधिक कार्यवाही जो होता है उससे उन्मुक्त होते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से उन्मुक्त होते हैं। गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल मामलों में 2 महीने का नोटिस आवश्यक है। सिविल मामले अगर है तो व्यक्तिगत कृत्य के लिए तो 2 महीने का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अवधि क्या है? पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष तक इनकी अवधि होती, बने रहते हैं पद पर। त्यागपत्र देकर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, बिना किसी सीमा के पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं। अंतराल से बचने के लिए उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहते हैं। महाभियोग या निष्कासन, संविधान के उल्लंघन के लिए इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन वह भी अपरिभाषित है, यानी उसको भी परिभाषित नहीं किया गया है कि आखिर किस हद पर तक जाकर वो उल्लंघन कहलाएगा। 14 दिन के प्रायर नोटिस की ज़रूरत है और किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा शुरू किया गया हो। ठीक है, 14 दिनों के नोटिस पर किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों यानी 1/4 सदस्यों द्वारा शुरू किया गया हो। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी दोनों सदनों से, बहुमत की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, और ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको पूरा देख ही देती हूँ। अब है रिक्ति। रिक्ति की स्थिति में क्या है कि इनका कारण क्या है रिक्ति का? तो रिक्ति का कारण हो सकता है कि कार्यकाल की समाप्ति हो गई हो, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, या महाभियोग के कारण हटा दिया गया हो, मृत्यु हो गई हो। तो ऐसे 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा करता है। यदि चुनाव में देरी होने के कारण राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ जाता है तो उपराष्ट्रपति के लिए कोई अंतरिम कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हमें विशेषाधिकार, आधिकारिक कार्यों के लिए गिरफ्तारी और व्यक्तिगत दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, और व्यक्तिगत कानूनी कार्रवाई के लिए 2 महीने का नोटिस आवश्यक है। ठीक है, अब है कार्यकारी शक्तियां। उनके नाम पर की गई सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ होती है, यानी उसके नाम पर की गई सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ उनके नाम से ही होती है। संघ के आदेशों और व्यावसायिक लेन देन के लिए नियम बनाता है, और प्रधानमंत्री को मामलों के मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोगों की नियुक्ति करता है, और अंतर राज्य परिषद और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, आयोगों के अध्यक्षों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करता है। ठीक है, इसके अलावे विधायी शक्तियां भी उन्हें प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को। तो क्या है? संसद के अभिन्न अंग कहलाते हैं। लोकसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना इनके अधिकार है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, और आम चुनावों के बाद संसद को संबोधित करते हैं। ठीक है, विधायकों को, ये इंपॉर्टेंट है, विधेयकों या अन्य मुद्दों पर संसद को आदेश भेजते हैं। कुछ विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति लेता है। 12 राज्यसभा सदस्यों और 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करता है। 2020 तक ही ऐसा था, अब ये खत्म हो चुका है। किसका? एंग्लो इंडियन का केस सब ये खत्म हो चुका है। अध्यादेशों को प्रख्यापित करता है, यानी कि 6 माह के भीतर अनुमोदित होता है।
नेक्स्ट है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करता है और नए राज्य बनाता है। वित्त आयोग, यूपीएससी और कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हैं। सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं। ठीक है। वित्तीय शक्तियाँ वो थी विधायी शक्तियाँ। अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं इनकी। तो धन विधेयक और अनुदान की मांग, धन विधेयक और अनुदान की मांग के लिए पूर्व सिफारिश, वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को प्रस्तुत करना और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना और भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि प्रदान करना। ठीक है। अब न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राय मांगता है, जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर क्या करते हैं, राय लेते हैं। और ये लेकिन गैर बाध्यकारी है। ठीक है, कि मतलब इससे वो बंधे नहीं हैं। नेक्स्ट है संघीय कानून अपराधों, कोर्ट मार्शल सजाओं और मृत्यु दंडों के लिए क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण या विराम में परिवर्तन प्रदान करते हैं। अब है कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियाँ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करना, उन्हें संपन्न करना, किसके अधीन। तो संसद के अनुमोदन के अधीन। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और राजनयिकों को भेजना और उनका स्वागत करना। ठीक है। तो क्या इनकी कूटनीतिक शक्तियां हैं। अब मैं पढ़ती हूँ सैन्य शक्तियों के बारे में। इनकी क्या है, सैन्य शक्तियाँ। तो सैन्य शक्तियाँ क्या है। तो भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कहलाते हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और संसद की मंजूरी के अधीन युद्ध शांति की घोषणा कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352, 356, 365 और वित्तीय आपातकाल 360 की घोषणा करते हैं। इससे पहले का चैप्टर में हमने पढ़ा था आपातकाल के बारे में, तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लें। वीटो पावर यानी अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति देना, स्वीकृति ना देना जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है, और विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। कौन कौन से होते हैं इनके पास वीटो पावर। तो जब कोई विधेयक पास कर दिया जाता है संसद से, तो फिर क्या होता है, इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि या तो विधेयक को स्वीकृति दे देना है, या फिर विधेयक को स्वीकृति नहीं देना है जिससे विधेयक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, और तीसरा है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। यदि संसद फिर से इसे पारित करती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। ठीक है। तो ये था हमने पढ़ा सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन और वीटो शक्ति। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें और भी वीटो शक्ति में। तो कह रहा है कि राज्य विधानसभा यानी राज्य विधान पर राष्ट्रपति का वीटो, राज्य विधान पर 201 के तहत जब कोई राज्य विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो उसकी स्वीकृति रोकना यानी स्वीकृति देना या स्वीकृति रोकना, जिससे अगर स्वीकृति रोक ली गई तो विधेयक का समाप्त हो जाता है और पुनर्विचार के लिए विधेयक विधेयक वापस कर दिया जाता है, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया जाता है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा इसे फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रहे। जबकि संसद के मामले में ऐसा नहीं था कि अगर पुनर्विचार के लिए लौटाता है और पुनः जो है संसद उसे वापस पुनर्भेज देती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही होती है। परंतु ये राज्य के कंडीशन में अलग है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति महोदय जो है वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं और फिर से अगर राज्य विधानमंडल द्वारा इसे फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। अब संविधान संशोधनों पर वीटो का अधिकार नहीं है, ध्यान रहे। अगर संविधान संशोधन करना है तो उस पर कोई भी इनको वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। कहाँ से? 24वें संविधान संशोधन से।
के बाद से। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा भी नहीं है। ध्यान रहे, और यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत विधेयक है उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए उनकी कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश 123, वही राज्यपाल का अध्यादेश जो होता है वो 213 में होता है, 213 में, और राष्ट्रपति का 123 में। फिलहाल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो संसद में ना तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इन्हें संसद के पुनः एकत्र होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और अधिनियम बनने के लिए 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए। कुल वैधता 6 महीने प्लस 6 सप्ताह है। अध्यादेश संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश संविधान में संशोधन नहीं कर सकते बल्कि न्यायिक समीक्षा के अधीन भी माना जाता है। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायालय में प्रश्नगत अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्षमा करने की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत निम्नलिखित के लिए क्षमा प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि संघीय कानून अपराध, कोर्ट मार्शल दंड, मृत्यु दंड। शक्तियां कैबिनेट की सलाह पर आधारित हैं जब तक निर्णय मनमाना या भेदभावपूर्ण ना हो। वे न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। शक्तियों में मृत्यु दंड के लिए क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण या विराम शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल है? क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण या विराम शामिल हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं विवेकाधीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति जन्य विवेकाधिकारों में ये शामिल हैं, जैसे कि स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। यदि वे लोकसभा का विश्वास मत खो देते हैं तो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाएगा। कौन? तो प्रधानमंत्री। जब मंत्रिमंडल बहुमत खो दे तो लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। तो ये इन सारी परिस्थितियों में उन्हें विवेकाधिकार प्रदान होता है या दी जाती है, शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है चुनाव। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें इनके निर्वाचक मंडल में अप्रत्यक्ष चुनाव का कारण होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या कारण है? तो नाम मात्र की कार्यकारी भूमिका, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है नाम मात्र की कार्यकारी भूमिका होती है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव काफ़ी महंगा और समय लेने वाला होगा, इसीलिए क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। अब विधि। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। नामांकन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, बट उपराष्ट्रपति के केस में क्या था? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। सुरक्षा जमा 15,000 रुपये जो है जमा की जाती है। ध्यान रहे, SBI में की जाती है, बैंक में। यदि 1/6 वोट प्राप्त नहीं हुए, यानी कि 1/6 वोट नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या होती है? जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, वोट प्राप्त ना हुआ तो जब ये पैसे जब्त, यानी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी कि पैसे फिर उन्हें वापस नहीं मिलते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इनके निर्वाचक मंडल में संघ और राज्यों के सदस्य शामिल होते हैं, जिससे राष्ट्रपति दोनों का प्रतिनिधि बन जाता है। ठीक है, तो संघ और राज्य दोनों के बने होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके प्रतिभागी? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रहे, इसमें राज्य विधान परिषद यानी कि जो होता है विधान परिषद के शामिल नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ गैर प्रतिभागी में। गैर प्रतिभागी में कौन है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य। 1 सेकेंड, ये एक्चुअली उसका दिया हुआ है, राज्यपाल का दिया हुआ है।
यस, ये इसी का है कि गैर प्रतिभागी कौन होते हैं। तो इनके जो चुनाव होते हैं इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधान परिषद जो है उसके सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के मनोनीत सदस्य जो है वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन शामिल होते हैं? ये सारे शामिल होते हैं, ये सारे नहीं होते हैं। अब है राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य, एक विधायक के वोट का मूल्य क्या है? तो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। यह भी प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है 2018 में। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल नंबर यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन जो है पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 11,000। ठीक है, तो ये हो जाता है एक विधायक के वोट का मूल्य। और अगर एक सांसद के वोट का मूल्य निकालना है तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, जो भी टोटल वैल्यू जो होता है उनका एमएलए का, उन वोट्स का, वो ऑफ ऑल स्टेट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद निकलता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए किसी उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना होगा, जिसमें इलेक्टोरल कोटा यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड 1+1+1। अब है वीटो का प्रकार। अत्यांतिक वीटो यानी स्वीकृति को अस्थायी रूप से रोक देना, इसको क्या कहते हैं? अत्यांतिक वीटो कहते हैं। इसमें क्या की जाती है कि स्वीकृति को अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। अब है निलंबनकारी वीटो यानी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, और यदि संसद इसे पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकृति देनी होगी, और यह धन विधेयक के केस पर लागू नहीं होता है, यानी धन विधेयक को वो वापस नहीं लौटा सकते। अब है पॉकेट वीटो यानी कि जेवी वीटो, जिसमें राष्ट्रपति बिना कोई कार्यवाही किए विधेयक को लंबित रखते हैं, और राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं होती, जबकि अमेरिका में यह समय सीमा 10 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषित यानी कि क्वालिफाइड वीटो। इसे विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से खारिज किया जा सकता है। ठीक है, इस अमेरिका में, जबकि भारत में नहीं। नेक्स्ट है क्षमादान शक्तियों के प्रकार। क्षमा यानी कि पार्डन, व्यक्ति को दंड से पूर्णतः मुक्त कर दी जाती है, यानी क्षमा कर दिया गया जाओ। लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन, इसमें क्या होता है कि दंड को हल्के दंड से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सजा दी गई हो तो उसको थोड़ा हल्का दंड दे दिया जाता है और उसको कम कर दिया जाता है। हमें परिहार यानी दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि में कमी, यानी कि उतनी ही सजा आपको दी जाएगी, बस अवधि थोड़ा कम कर दिया जाएगा। हमें विराम, इस विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को कम कर देना। ठीक है, अब है प्रविलंबन यानी कि किसी दंड के निष्पादन में अस्थायी रोक लगा देना, प्रविलंबन। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति के बारे में टोटल देखा, बट एट द सेम टाइम मैंने इसको जानबूझकर डिवाइड कर दिया कि इससे क्या होता है ना कि आप बार बार टॉपिक से मिसमैच्ड हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट राष्ट्रपति का पढ़ना, दूसरा स्टेटमेंट राज्यपाल का पढ़ना, तो ऐसे में वो कॉम्प्लिकेशन कर देता है, यानी कि ऐसे में वो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले राष्ट्रपति के बारे में सारा डिफाइन कर दूँ, फिर राज्यपाल के बारे में। तो आते हैं, हम बहुत सारा कुछ पढ़ भी चुके थे, बट फिर भी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो राज्य कार्यकारिणी का भाग होता है, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। 153 से 67 तक होता है। भाग 6 में भूमिका क्या है? राज्य के मुख्य कार्यकारी होते हैं और दोहरी भूमिका होती है, एक तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और दूसरा केंद्र सरकार के एजेंट भी कहलाते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक रही थी? 1947 से 49 तक। राज्यपाल के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिमानतः राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं कुछ केस में, बट हमेशा इसका पालन नहीं किया जाता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा जो है इनका शपथ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब है कार्यालय की शर्तें। तो कार्यालय की शर्तें क्या है? तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है
विशेषाधिकार, प्रलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार। तो इन्हें क्या किया जाता है, संसद द्वारा इनका वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है तथा इनका विशेष प्रलब्धियां, विशेषाधिकार। कार्यकाल द्वारा इन्हें, इनके कार्यकाल के द्वारा इसे कम नहीं किया जा सकता। आपराधिक कार्यवाही से जिस प्रकार राष्ट्रपति उन्मुक्त होते हैं उसी प्रकार ये भी उन्मुक्त होते हैं। गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल होने पर भत्ते साझा किए जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी 2018 और 2013 में पूछा गया है कि 2 या, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2 या अधिक राज्यों के अगर राज्यपाल होते हैं तो फिर भत्ता इनका साझा किया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति की इच्छा के चुना जाता है, परंतु ये राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन होते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देते हैं अपना, और उसी या किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित या पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अंतराल से बचने के लिए उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशिष्ट, यानी महाभियोग की बात की गई है, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाने के लिए कोई विशिष्ट आधार नहीं है, न्यायोचित नहीं है। ठीक है, यूपीएससी 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब है रिक्ति। रिक्ति का कारण, यानी कि कार्यकाल कब होगी रिक्ति, तो या जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या इन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, या मृत्यु हो गई हो, या इन्हें निष्कासित कर दिया गया हो। राष्ट्रपति तब तक अंतरिम गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं जब तक कि कोई उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण ना कर ले। ठीक है, अब आता है विशेषाधिकार। तो क्या है विशेषाधिकार? आपराधिक कार्यों के लिए गिरफ्तारी और व्यक्तिगत दायित्व से उन्मुक्ति होती है। कार्यकाल के दौरान सिविल कार्यकारी के लिए 2 महीने का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। यहाँ दोनों सेम है, राष्ट्रपति के लिए भी सेम है। अब ये कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं, तो अपने नाम से राज्य कार्यकारी कार्यों को क्रियान्वित करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो है संघ में राष्ट्रपति के नाम से होता है। अब है, यानी कि केंद्र में राज्य वित्त आयोग और एसपीएससी के सदस्यों जैसे प्रमुख राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं। जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तब उस समय ये अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत, और राष्ट्रपति कौन करता है, आर्टिकल 123 के तहत। अपने नियंत्रण में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। राज्य विधानसभा को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और भंग करते हैं। आम चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में राज्य विधानमंडल को संबोधित करते हैं और राज्य विधानमंडल को संदेश भेजते हैं। राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करते हैं, और यहाँ पे एंग्लो इंडियन की बात की गई है जो कि अब ये 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त हो चुका है ये। ठीक है, अब है 2019 में है। अब है अध्यादेश जारी करते हैं, यानी 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होता है। राज्य वित्त आयोग एसपीएससी कैग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। अब है वित्तीय शक्तियाँ क्या है, तो धन विधेयक और अनुदान की मांग के लिए पूर्व सिफारिश करना, राज्य का बजट प्रस्तुत करना, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करना, ध्यान रहे राज्य वित्त आयोग, और राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि देना। ठीक है, अब है न्यायिक शक्तियाँ क्या है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के परामर्श से क्या होता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। और राज्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण या विराम में परिवर्तन प्रदान किया जाता है। वहीं राजनीतिक शक्तियों की बात, कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो इनके पास कोई भी कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं होती हैं, कोई सैन्य शक्ति भी इनके पास नहीं होती है। अब अगर आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो इनके पास कोई आपातकालीन शक्ति भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वीटो शक्ति। तो साधारण विधेयकों के लिए राज्यपाल के पास जो है 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रहे, साधारण विधेयक के मामले में विधेयक को या तो स्वीकृति दे दे या स्वीकृति को रोक ले जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है, और विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि पुनः पारित किया जाता है तो स्वीकृति अवश्य देना होगा। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है, या तो स्वीकृति दे दें, या अगर स्वीकृति रोक लिया तो विधेयक समाप्त हो जाएगी, और अगर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है तो यदि पुनः पारित करके उन्हें भेज दिया गया है तो उन्हें उनके लिए स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है। और अगर, और नेक्स्ट चौथा क्या है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लें। ठीक है,
लेकिन धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। राज्यपाल केवल अपनी सहमति दे सकता है, रोक सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ध्यान रहे, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। अब है अध्यादेश की बात कर रहा है, जो आर्टिकल 213 के तहत जारी की जाती है। राज्यपाल अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो। अध्यादेश वहीं अगर राष्ट्रपति कब जारी करते हैं, तो जब जो संसद सत्र में ना हो, ठीक है, उस दौरान कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो यहाँ कह रहा है कि राज्यपाल तब जारी करेंगे जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो। अध्यादेश राज्य विधानमंडल की पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह तक वैध रहता है। कुल अधिकतम अवधि 6 महीने प्लस 6 सप्ताह है। अध्यादेशों को पुनः विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यादेशों के लिए राष्ट्रपति के निर्देश की आवश्यकता होती है, जैसे विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। डीसी बाधवा मामले 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अध्यादेशों को बार बार जारी करना असंवैधानिक है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल अनुच्छेद 161 यानी 161 के तहत निम्नलिखित के लिए क्षमादान प्रदान कर सकते हैं, जैसे राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराध है तो उसके लिए क्षमादान। सैन्य न्यायालय की सजा या मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सैन्य न्यायालय की सजा या मृत्युदंड जो है उसको माफ़ नहीं कर सकते। शक्तियों में मृत्युदंड की सजा में विराम, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण शामिल है, लेकिन मृत्यु दंड के लिए क्षमा नहीं दी जा सकती। अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया तो उसमें क्षमा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, मृत्यु दंड की सजा में विराम कर सकते हैं, प्रविलंब, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड के लिए क्षमा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है संवैधानिक विवेकाधिकार। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों का आरक्षण, संवैधानिक विवेकाधिकार की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति के लिए विधेयकों का आरक्षण यानी कि विधेयक को आरक्षित रख लेना, राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिशें करना, मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना और निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करना, ये सारी उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, यानी कि इस पर अपने विवेक के अनुसार वो डिसीजन ले सकते हैं। अब ये परिस्थिति जन्य विवेक क्या होता है, तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इस आधार पर वो अपने विवेकाधिकार के अनुसार, जो विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे। जब मंत्रिमंडल बहुमत खो देता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये भी उनके विवेक पर निर्भर करता है। जब मंत्रिमंडल बहुमत खो दे तो विधानसभा भंग कर दिया जाएगा। यह क्या है, परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है इन्हें। नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो जनता या निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित नहीं होता। ठीक है, किस आधार बात करें, चुनाव की बात करें तो राज्यपाल जो है जनता या निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित नहीं होता। राष्ट्रपति केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत करके नियुक्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल होते हैं, ना तो उन्हें जनता चुनती है या फिर ना कोई निर्वाचक मंडल द्वारा वो निर्वाचित होते हैं। इन्हें कौन चुनती है, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 से उधार लिया गया है। कनाडाई मॉडल, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य का गवर्नर, यानी कि कनाडा में गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। वह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1957 यह कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1979 में राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है, वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद धारण करता है। तो वो केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है, कोई जो स्टाफ नहीं है, वो क्या है, एक स्वतंत्र पद धारण करता है। तो इस प्रकार हमने राज्यपाल के बारे में भी जो भी तथ्य थे उसे पढ़ लिया है और यह चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 13 जो इसमें हम पढ़ रहे थे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, इन तीनों को ही हमने काफ़ी अच्छे से समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा चैप्टर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में कार्यकारी शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। सो आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा और स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड और देखते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।